जय जोहार। मैं हूं कमलेश। कल मैंने आप लोगों से बात की थी। पहली बार कोशिश किया था कि अकेले अपने मन की कुछ बातें आपसे की जाएं। भीतरघातियों को लेकर बात हुई थी, राजनीति को लेकर बात हुई थी, और जो कुछ मैंने महसूस किया था वो आपके समक्ष उसे बयां किया। उसके प्रसारण के बाद बहुत सारे लोगों से मोबाइल पर कुछ लोग एक कार्यक्रम में मिले, सामने में उन्होंने बताया कि जो बातें आपने कही थी वो हमारे मन की बात है। मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं लोगों के मन की बात कर पाने में सफल रहा। मतलब आपके मन की बात मैं समझ जाता हूँ, इतनी समझदारी तो मुझ में है। और आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तो एक सज्जन मुझे मिले, मेरे पूर्व परिचित हैं, और मिलते ही नमस्कार चमत्कार के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, एक वाक्य निकला कि कमलेश भाई, हम लोग हिजड़े हो गए हैं क्या? मैंने परिहास में उनसे कहा कि आप हो गए और मैं तो नहीं हूं। तो बोले कि हम सब की बात कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा कि रेल प्रबंधन जिस तरह की हरकतें छत्तीसगढ़ के साथ, कोरबा के साथ कर रहा है, और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या माने? उनके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तत्काल नहीं था। कुछ दूसरी चर्चाएं मैंने उनसे छेड़ दी। वो कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा दिमाग तो कहीं और तैर रहा था, और यात्राओं की दूसरी दिशा में यात्राएं कर रहा था। मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ वो धरा है जहां भगवान राम की माता कौशल्या जी ने जन्म लिया। भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ में, या ये कहें, यूं कहें कि दंडकारण्य में भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास में से 10 वर्ष इसी दंडकारण्य में गुजारे। और भगवान राम के शौर्य का, भगवान राम के पराक्रम का वृत्तांत यहाँ सुनाना उचित नहीं, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि उन्होंने राक्षसी वृत्ति को नष्ट करने के लिए कैसे वनवासियों को एकत्रित किया, और कैसे उस समय के सबसे बड़े दुर्दांत राजा को उन्होंने परास्त किया। ये इसकी कथाएं हम लोग हर रोज सुना करते हैं किसी न किसी माध्यम से। उस धरती का कोई बेटा, या उस धरती पर उस क्षेत्र में रहने वाला कोई बेटा, कोई पुरुष, कोई नर नारी अगर ये कहे कि मैं हिजड़ा हो गया हूँ, या यहाँ के लोग हिजड़े हो गए हैं, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन प्रश्न था कि क्या हम सब ऐसे हो गए हैं? तो मन में कितनी पीड़ा हुई होगी, इसका एहसास आप स्वयं कर सकते हो, क्योंकि उनके इस भाव से आप भी कहीं न कहीं वाकिफ़ हैं, आप भी कहीं न कहीं उसके पक्षधर हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार लगातार रेल प्रबंधन पिछले कई वर्षों से कर रहा है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं हुआ तो मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोरबा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ लंबे अरसे से अन्याय किया जा रहा है रेल प्रबंधन की ओर से। और जब भी रेल सुविधाओं की बात होती है तो तमाम तर बहाने किए जाते हैं, और उन बहानों में वो जो वक्ती तौर पर हमें लालीपाप दिया जाता है, हम अपने आप को संतुष्ट शो कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते, संतुष्ट रहते नहीं, प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि हमें वो लड़ने का मादा ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, हमारे बुजुर्गों ने अगर यही सोच लिया होता तो आज भी हम अंग्रेजों की टट्टी उठा रहे होते। शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन सच है कि अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो अंग्रेज आज भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते। उन्होंने हमारे बेहतर कल के लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष किया, और किस किस तरह की यातनाएं उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए झेली है, बर्दाश्त किया है,
ये भी हम और आप पढ़ते और फिल्मों के जरिए उसको देखते हैं। बावजूद इसके हम शांत रहते हैं। तो उन सज्जन को जो पीड़ा थी सुबह की, वो पीड़ा कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई देती है। अब मैं यूँ कहूँ कि रेल प्रबंधन की जिस तरह की नादिरशाही चल रही है और जिस तरह का उनका कृत्य है, उसको देखते हुए मन में थोड़ा सा बगावत की बू आने लगती है। आप में से बहुत सारे लोग जब व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं तो कहते हैं कि कब तक सहेंगे। तो फिर कुछ लोगों का स्वर इस तरह का भी होता है कि अब ऐसा लगता है कि हमको गांधी बाबा की जगह सुभाष बाबू के रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, यानी नरम दल से काम नहीं चलेगा, गरम दल से काम चलेगा। बहुत सारी दलील आती है। तो फिर वो एक शेर याद आने लगता है, या ये कहें कि एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आने लगती हैं। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। वो सच क्या होगा हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, क्योंकि ये किसी दिलजले कवि ने यह पंक्तियां बहुत दुखी होकर लिखी होंगी। यह पंक्तियां छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कोरबा के लोगों पर सटीक बैठती हैं। रेल प्रबंधन निरंतर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है। यात्री ट्रेनें कई तो कोरोना काल से बंद हैं, जो चल भी रही हैं उनका कोई माई बाप नहीं है। कब आएंगी, कब वापस जाएंगी, कहाँ रुक जाएंगी, कितनी देर में वो चलेंगी, कितनी देर खड़ी रहेंगी, कोई नहीं जानता। जानते हैं तो सिर्फ रेलवे के अधिकारी। आप और हम कोरबा से बाहर जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करने से परहेज इसीलिए करने लगे हैं कि इन यात्री गाड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। रेल अधिकारियों से जब इस विषय में पूछा जाता है तो सीधा कह दिया जाता है कि उन्हें निर्देश है कि पहले मालगाड़ियों को निकालना है, उसके बाद ही यात्री गाड़ियों का नंबर आएगा। इन रेल अधिकारियों को इससे मतलब नहीं है कि कोई अति आवश्यक कार्य से कहीं जा रहा होगा, वह समय पर यदि नहीं पहुंचेगा तो उसके या उसके परिवार के साथ अनर्थ हो जाएगा। कोई मरीज गंभीर अवस्था में यदि अस्पताल जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचा होगा तो विलंब होने के कारण उसे समय पर इलाज नहीं मिला होगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे। और न जाने किस किस तरह की मुसीबत का सामना यात्रियों को ट्रेन के विलंब होने अथवा उसके रद्द होने के कारण करना पड़ता है। इससे कोई वास्ता नहीं रखते रेलवे के अधिकारी। उन्हें तो मतलब है तो सिर्फ रिकॉर्ड बनाने से, उन्हें तो वास्ता है अपना सीआर सुधरवाने से। औद्योगिक क्षेत्र कोरबा रेलवे का सबसे बड़ा चारागाह है। यहाँ से प्रतिदिन 1 सैकड़ा मालगाड़ी लाखों टन कोयला लेकर रेल पटरी पर भागती दिखती हैं। इन्हीं के बीच यात्री गाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं। इन यात्री गाड़ियों की दशा वैसी ही होती है जैसे हाथियों के झुंड के बीच कोई चींटी रेंग रही हो। रेल अधिकारियों ने कोरबा वासियों को किन्नर समझ लिया है। तभी तो जैसा मैं कह रहा था सुबह, जो सज्जन अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे, तभी तो यहाँ से उठी किसी भी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी जाती। उन्होंने ठीक कहा था। गोया आवाज़ उठने पर आपस में रेल अधिकारी चर्चा करते होंगे। ये मन में हमारे भाव आता है कि वो चर्चा करते होंगे कि कुत्तों को भौंकने दो, हम तो हाथी की चाल चलते ही रहेंगे। रेलगाड़ियाँ और सुविधाओं में वृद्धि के लिए कोरबा ने कई आंदोलन किए। कुछ सफल हुए तो अधिकांश की भ्रूण हत्या रेल प्रबंधन ने करवा दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आंदोलन ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस दिया तो कोरबा विकास समिति की हुंकार ने हंसदेव एक्सप्रेस को जन्म दिया। लेकिन यह गाड़ियां भी माल गाड़ियों के रहमो करम पर ही चला करती हैं। जब ट्रैक पर कोई मालगाड़ी नहीं होती तब इन ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाता है, वरना कहीं भी कई कई घंटे तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले तरसाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि रेल प्रबंधन से जुड़े लोग मालगाड़ी चलाकर राष्ट्रहित में कोयले की ढुलाई करते हैं तो उन्हें इतनी जली कटी क्यों सुनाई जाती है। कोरबा से परिवहन कर ले जाया जा रहा कोयला उन कारखानों तक पहुंचाया जाता है जहां से उत्पादित वस्तुएं अथवा बिजली पूरे राष्ट्र के काम आती हैं। यह दलील रेलवे के अधिकारी और उनकी दलाली करने वाले लोग दिया करते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अब मैं आपको बताऊं जो मैंने 4 लाइनें आपको सुनाई थी कि अगर सच कह दें तो क्या होगा, तो सच ये है
कि रेलवे के जो हमारे सूत्र हैं, जो वहाँ विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, और उनके अंदर भी एक कसक है। वो गरीब तबके से आए हुए जो लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि ट्रेन की यात्रा करने वालों की जो आर्थिक स्थिति होती है थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर ट्रेन की यात्रा में कोई बाधा आ जाती है तो कैसे कैसे संकटों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोग बताते हैं कि बड़े धन्ना सेठों के कारखाने तक कोयला लेकर निकलने वाली मालगाड़ी के रास्ते में कोई बाधा इसलिए नहीं आती क्योंकि इनकी पकड़ दिल्ली तक होती है। जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते वह जोन और मंडल में बैठे रेल अधिकारियों को प्रति माह निश्चित राशि पहुंचाकर, यानी रिश्वत देकर, अपनी मालगाड़ियों को पहले गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। ये सच है। और इस सच का हम कोई प्रमाण आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जो करने वाले लोग हैं, जो इस तरह का कृत्य करते हैं, कई बार वो जब गाल बजाते हैं ना, तो हम लोगों के कानों तक भी उनकी बात आती है। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ऐसी स्थिति में रेल अधिकारी क्या करें, क्योंकि जब ऊपर से डंडा चलता है तो नीचे वाला क्या करे। अब बेचारे पद और धन का मोह छोड़ नहीं पाते, इसलिए वो समझौता कर लेते हैं, और इनके इस स्वार्थ की चक्की में पिस रहा है कोरबा छत्तीसगढ़ का आम आदमी। यह मनमानी वर्षों से चल रही है। बीच बीच में कोरबा के कुछ लोग नींद से जागते हैं, आंख मीचते हैं, कोरबा के रेल अधिकारियों को आंख दिखाते हैं, और फिर उनकी आंखें देखकर चुपचाप फिर से अपनी खुरड़ी में घुस जाते हैं। यही है कोरबा वालों की सबसे बड़ी कमजोरी। ऊर्जा धानी एक बार फिर से कुरमुनाने लगी है। और कुरमुना इसलिए रही है कि जैसे हमें सुबह वो सज्जन मिले थे और बोले क्या हम हिजड़े हो गए हैं, तो अब इस तरह का जब स्वर उठना शुरू होता है तो लोगों का फिर वो उनका पुरुषत्व भी जागृत होने लगता है, उनकी मर्दानगी भी जागृत होने लगती है, और फिर कहने लगते हैं कि हम इस बार यदि आंदोलन प्रारंभ करेंगे तो उसे तब तक चलाएंगे जब तक संपूर्ण यात्री सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो जाती। कोरबा विकास समिति के जिम्मेदार लोगों तक अब फिर से लोग पहुंचने लगे हैं, हुंकार भरने लगे हैं। रेल सुविधाओं को लेकर किए गए आंदोलन के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहा जाने लगा है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। रेल अधिकारियों होश में आओ। जोश और होश एक साथ सड़क पर उतरने का मन बना रहा है, इसलिए उद्योगपतियों की जूती चाटने की बजाय कोरबा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय पर लगाम लगाओ, वरना क्षेत्र की जनता आपके साथ वही सलूक करने का मन बना रही है जो अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानियों ने किया था। धन्यवाद, नमस्कार।